हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे। सब्जेक्ट होगा हमारा सोशल साइंस, जिसमें हम पार्ट लेंगे इतिहास और उसका लेसन लेंगे लेसन नंबर 2, यूरोप में समाजवाद पर रूसी क्रांति। और डेट होगी हमारी 27 अगस्त 2020 और वर्कशीट होगा वर्कशीट नंबर 23। हमने पिछली वीडियो में वर्कशीट नंबर 22 पढ़ा था, जिसमें थी हमें फ्रांस की क्रांति। उसके बारे में हमने जानकारी ली थी कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, क्या कारण थे, क्या प्रभाव रहा। ये सभी हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा रूस की क्रांति, जिसका भाग 1 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आज का मेरा टारगेट है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को देखते ही आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते वीडियो की ओर। रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल थे। ये सभी क्या है? रूस के देश हैं, जो उस क्रांति से पहले रूस के साम्राज्य के अलावा देश थे। रूसी सम्राट जान निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब है एक अत्याचारी शासन, उद्दंड शासक था, जो देश में अत्याचारी या भ्रष्टाचारी से काम करता था। मध्य वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। राजनीतिक दल रूस में अवैध थे। कैसे थे? राजनीतिक दल रूस में अवैध थे। 85% 80% जनसंख्या आबादी कृषि राज्य से जुड़ी थी। कितने परसेंट? 85% कृषि राज्य से जुड़ी थी। केवल बड़े किसानों के पास अपनी जमीन थी। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था। सामान्यतः किसान और जमींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे। किसान अक्सर लगान न देने या जमीन पर कब्जे करने के लिए विद्रोह कर दिया करते थे। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सामान्यतः वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती थी। जब हमारे ऊपर कर ज़्यादा लगा दिए जाते हैं और हम उसे चुकाने के लिए और कोई साधन नहीं होता है, तो जमींदार लोग वो किसानों की ज़मीन कब्जे में कर लेते हैं या हमारी ज़मीन कब्जे में कर लेते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? एक ही फसल उगाते हैं और उसी फसल को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत तेजी से लोहा इस्पात उद्योग और कोयला खनन उद्योग स्थापित हुए। मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। मतलब ये जमींदार लोग उन्हें बहुत लंबे समय तक काम पर लेते थे।
रात पूरे दिन और पूरी रात भी काम करवाते थे। अधिकतर मजदूर गांवों से जुड़े हुए थे और खेती के दिनों में अपने गांवों को लौट जाते थे। परंपरा के रूप में रूसी किसान अक्सर अपनी जमीन अपने कम्यून या मीर को सौंप देते। इसका मतलब होता है, कम्यून का मतलब अपने जमींदार को सौंप देते थे तथा मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। यही सामूहिकता की भावना जमींदार क्रांतिकारी के लिए प्रेरक आधार बना। उदारवादी सामाजिक डेमोक्रेट और सामाजिक क्रांति खराब आर्थिक परिस्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे। रूस में अब दूसरा पॉइंट है, रूस में समाजवाद। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1998 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? ये मोस्ट पॉइंट है। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 1898 में 1898 में हुआ था। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोल्शेविक बहुमत और मेंशेविक अल्पमत में थी, विभाजित हो गई थी। आप बहुमत और अल्पमत दोनों जानकारी होगी, दोनों की आपको जानकारी होगी। बहुमत पार्टी जैसे भारत में अभी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत में है और कांग्रेस पार्टी है वो अल्पमत में है। और जो बहुमत पार्टी होती है वही देश की सरकार बनाती है। थर्ड पॉइंट, खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। ये रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। आसान समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई थी, श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंचा। जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया। 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दी। किसकी अनुमति दे दी? कौन सी संसद बन गई? क्रांति के दबाव के कारण निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दी गई। ये संसद का निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, लास्ट पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बुरा असर पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना पूरी तरह से हार गई। 1914 से 1917 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। मजदूरों की कमी हो गई। सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी, जिससे आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई। सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। तो यह हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? इसका आंसर होगा रूसी साम्राज्य में, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस आदि राज्य शामिल थे।
क्वेश्चन नंबर 2, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक दशा कैसे थी? इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूर, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का अर्थ होता है अमीर और गरीब, और चर्च के बीच बंट गया था। लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी थी। कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिकों का हक था। मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या दो अंतर और दो समानताएं देख पाते हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका, सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति लेते हैं। फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति में अंतर बताते हैं, और जिसमें होगा पॉइंट नंबर 1, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति में पॉइंट नंबर 1 होगा, लुईस 16 का नया कर लगाने का प्रस्ताव था। पॉइंट नंबर 2 होगा, सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव पड़ा, और इन्होंने ही ऐसे समाज को नष्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे बहुत अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं पाई जाती हैं। तो यह इसके कारण थे। और थर्ड पॉइंट था कि जीवन जीने में संकट उत्पन्न हो गया था। 4 पॉइंट था कि राजकोष था वो खाली हो गया। ये फ्रांसीसी क्रांति के पॉइंट हैं। अब हम रूसी क्रांति के पॉइंट पढ़ते हैं। रूसी क्रांति में पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट, खाद्यान्न की कमी हो गई, उद्योगों का बंद होना और सारे देश में हड़ताल होने लग गई, स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद होने लग गए। ये तो हमने अंतर पढ़े दोनों में। अब दोनों में समानताएं थी। फर्स्ट पॉइंट समानता का, सामाजिक असमानताएं पाई गई, किसानों की बड़ी शोचनीय दशा थी। पॉइंट नंबर 2, रूस और क्रांति दोनों देशों का शासन अयोग्य व निरंकुश था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध में किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से होगा, युद्ध में खेती उद्योगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा, मजदूरों की कमी हो गई, किसानों को खिलाने के सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी, जिसमें आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई। पॉइंट नंबर 4, देश में धन की कमी होने लगी। पॉइंट नंबर 5, देश के आर्थिक योजनाओं की कार्यविधि पर प्रभाव पड़ा।